Hello guys, welcome to my channel History with Mystery। मेरे चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूं महफूज आलम, सोशल स्टडी टीचर्स। और मैं आज कवर करने जा रहा हूं, आज एक नया लेसन शुरू करने जा रहा हूं और वो लेसन हिस्ट्री से है, यानी कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि नेशनलिज्म का माने क्या है, नेशन स्टेट का माने क्या है और नेशन का माने क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर अगर पहले चैप्टर को कवर करना चाहता है, पढ़ना चाहता है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और उसे अगर नेशनलिज्म का मतलब नहीं मालूम है तो वह चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकता है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहला जो मीनिंग है वो है नेशन। नेशन का मतलब क्या होता है? तो नेशन को J.S. मिल, स्कॉटलैंड का फिलोसोफर ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश किया था। और अकॉर्डिंग टू J.S. मिल, नेशन का मतलब है अ प्लेस वेयर पीपल ऑफ सेम कास्ट लिव टुगेदर। आप समझ रहे हैं? इसका सिंपल माने है कि एक ऐसा जगह जहां पे एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग, एक ही भाषा के लोग, एक ही रेस के लोग, एक ही नस्ल के लोग रहते हैं, उसको हम लोग नेशन कहते हैं। इसका मतलब है यूनिटी ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वन कास्ट, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, वन एथनिक ग्रुप, उसको हम लोग नेशन कहते हैं। अब बात आता है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो जब एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग यूनाइट होते हैं और यूनाइट होने के बाद एक स्ट्रगल करते हैं, एक संघर्ष करते हैं एक नया कंट्री बनाने के लिए, एक नया स्टेट बनाने के लिए, तो वो जो संघर्ष करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो उनका एम्बिशन होता है, उसको हम लोग नाम दिया जाता है नेशनलिज्म। अब आते हैं कि नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो जब एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग यूनाइट होकर के और एक कंट्री बनाने में सफल हो जाते हैं और उस कंट्री में उनका लैंग्वेज चलता है, उनका भाषा डोमिनेट करता है, तो ऐसे कंट्री को कहा जाता है नेशन स्टेट। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं इंडिया का एग्जांपल दूंगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। सन 1947 से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दो कंट्री नहीं था, एक कंट्री था। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में 1906 में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग बनाया और फिर मुस्लिम के कई सारे लीडरों ने, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम है, इकबाल का नाम है और आगा खां का नाम है, इन लोगों ने मुस्लिमों को यूनाइट किया और यूनाइट करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा एक नेशन अलग है, हम इंडिया के साथ नहीं रह सकते हैं। तो जो इन लोगों ने यूनाइट किया लोगों को, उसको नाम दिया जाएगा नेशन। और जो स्ट्रगल किया मुसलमानों ने एक अलग कंट्री बनाने के लिए, तो उसको नाम दिया जाता है नेशनलिज्म। और फिर ये लोग आजादी के बाद एक अलग कंट्री बनाने में कामयाब हो जाते हैं और एक कंट्री बनाते हैं जिसका नाम होता है पाकिस्तान, जिसमें उनका अपना कल्चर डोमिनेट करता है, उनका अपना भाषा डोमिनेट करता है, उसमें उनका अपना धर्म डोमिनेट करता है। तो इसे कहा जाता है नेशन स्टेट। तो पाकिस्तान एशिया का नेशन स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान ही एशिया का नेशन स्टेट नहीं है। दुनिया में कई ऐसे कंट्री हैं जो अपने आप को नेशन स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ब्रिटेन एक नेशन स्टेट है, इटली एक नेशन स्टेट है, फ्रांस एक नेशन स्टेट है, जर्मनी एक नेशन स्टेट है। तो दुनिया में
बहुत सारे कंट्री हैं जो आज के मॉडर्न टाइम में नेशन स्टेट है, लेकिन हमारा कंट्री हिंदुस्तान नेशन स्टेट नहीं है, यह मल्टीनेशनल कंट्री है। यहां पे अलग अलग धर्म को मान्यता दिया गया है, अलग अलग संस्कृति को मान्यता दिया गया है, अलग अलग लैंग्वेज को मान्यता दिया गया है, एक लैंग्वेज को मान्यता नहीं दिया गया है। तो इंडिया इज ए नॉट ए नेशन स्टेट, इंडिया इज ए मल्टीनेशनल कंट्री। तो ये है नेशनलिज्म का डेफिनेशन कि नेशन का मतलब क्या हुआ, नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ, नेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म, इसको ऑथर ने एक आर्ट बना करके, एक विजुअलाइज करके इस चैप्टर को बिगिनिंग किया है, शुरू किया है। और उस आर्ट का नाम है, जो आर्ट जो है बनाया था उसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो के आर्ट से यह चैप्टर शुरू होता है। जो फ्रेडरिक सोरियो जो आर्ट जो बनाया था, जो फ्रांस का रहने वाला था, वो आर्ट बनाया था 1848 में, 1848 में। और आज भी उसके उस दौरान के बनाए गए आर्ट आज भी दुनिया के कई सारे देशों के इतिहास में आज भी उसको रखा गया है, उसको जगह दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में इंडिया में, इंडिया के वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडिया के हिस्ट्री में उसका जो बनाया गया जो आर्ट है, उसने जो विजुअलाइज किया था डेमोक्रेसी के बारे में, रिपब्लिक के बारे में, उसको जगह दिया गया है। अब सवाल आता है कि फ्रेडरिक सोरियो ने आखिर क्या चीज बनाया था, फ्रेडरिक सोरियो ने कौन सा आर्ट बनाया था। तो फ्रेडरिक सोरियो ने अपने चित्र में, अपने आर्ट में 4-5 चीजों को दर्शाने की कोशिश किया था और यह बताने की कोशिश किया था 1848 में, जब फ्रांस जो है रिपब्लिक बना था और वहां का जो किंग था लुइस फिलिप्स गद्दी छोड़ करके भाग गया था और फ्रांस रिपब्लिक बना था। उसी दौरान उसने ये आर्ट को बनाया था 1848 में। तो उसका आर्ट क्या था? तो उसके आर्ट के अंतर्गत उसने दिखाया था कि यूरोप और अमेरिका के लोग, महिलाएं और पुरुष दोनों जो है एक कतार में चल रहे हैं, एक सीधी रेखा में चल रहे हैं। उसके बाद उसने आर्ट में दिखाया था कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उस समय स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उस समय लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसकी श्रद्धा कर रहे हैं। और फिर उसने दिखाया था कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की था, जो निरंकुश जो राजतंत्र था, उसके बिल्डिंगों को धाराशाही करके दिखाया था उस चित्र के अंतर्गत। और चौथा उसने दिखाया था कि फ्रॉम हेवन, यानी कि स्वर्ग से जीसस क्राइस्ट और एंजेल्स यानी कि फरिश्ते इन सारे चीजों को देख रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं और लोगों को ब्लेसिंग कर रहे हैं कि जाइए और अब आप आजाद हैं मोनार्की से और आप कंट्री बना सकते हैं। तो ऑथर ने बिगिनिंग किया है फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंट से। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो सब पॉइंट है वो ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में मुझे बताने से पहले थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण था कि फ्रांस के अंतर्गत क्रांति हुआ। आखिर वो कौन से वजह थे जो फ्रांस के अंतर्गत रेवोल्यूशन हुआ। तो कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि फ्रांस में एरिस्टोक्रेसी था। एरिस्टोक्रेसी का माने होता है ऐसा देश जहां पे राजा का हुकूमत हो और साथ ही साथ सामंत का भी हुकूमत हो और सामंत को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हो। ऐसे देश को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। और फ्रांस में मोनार्की तो था ही, प्लस एरिस्टोक्रेसी था। और 1789 में फ्रांस के अंतर्गत जो किंग था उसका नाम था लुइस 16।
किंग लुइस 16 जो है राजा था और वो काफी निरंकुश था, काफी क्रूर था। और फ्रांस का जो समाज है वो 3 भागों में डिवाइड था। पहले पार्ट्स में, पहले स्टेट में कलर्गी आते थे, यानी कि फ्रांस के अंतर्गत जितने भी चर्च थे उस चर्च के पादरी, उस चर्च के फादर कलर्गी के अंदर आते थे। दूसरा जो स्टेट था उसमें नोबेलिटी आते थे, उस नोबेलिटी के अंतर्गत बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े कुलीन लोग उसके अंतर्गत आते थे। और थर्ड स्टेट के अंतर्गत पीजेंट यानी कि किसान आते थे, लैंडलेस पीपल आते थे, मार्चेंट आते थे, लॉयर्स आते थे, और जो प्रोफेसर है वो आते थे, और व्यापारी आते थे। तो 3 भागों में सोसाइटी डिवाइड था। इसके अलावा जो कलर्गी जो थे यानी कि जो पादरी थे, जो फादर थे और जो नोबल्स थे, उन लोगों को राजा के द्वारा स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त था, यानी कि उन्हें मकान दिया गया था, उन्हें नौकर दिया गया था, उन्हें पेंशन दिया गया था, उन्हें तमाम तरह की फैसिलिटी दी गई थी जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं दिया गया था। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं रखना चाहता हूं कि उस दौरान 1789 में 1789 में 2 तरह का टैक्स लगाया जाता था। एक था ताइद, जो चर्च लगाया था टैक्स, और चर्च टैक्स लगा करके अपने खजाने को भर रहा था। एक था ताइल, जो स्टेट के द्वारा लगाया जाता था और उससे राज का जो ट्रेजरी है उसको भरा जाता था। तो 2 तरह का टैक्स था। इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था, इसमें भी भेदभाव था। जो कलर्गी थे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो नोबेलिटी थे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स केवल किसानों को देना पड़ता था, पीजेंट को देना पड़ता था, लॉयर्स को देना पड़ता था और प्रोफेसरों को देना पड़ता था। तो इस तरीके से समाज जो है डिवाइड था और तमाम तरह की डिस्क्रिमिनेशन था। इक्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। 5 मई 1789 को जो किंग लुइस था वह एक समन जारी करता है, नेशनल असेंबली के लिए समन जारी करता है कि आइए और आकर के हम लोग बैठते हैं और नए टैक्स हम लोग लगाने के ऊपर चर्चा करते हैं। जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, फर्स्ट स्टेट से 300 लोग जाते हैं जो पादरी लोग होते हैं, सेकेंड स्टेट से 300 लोग जाते हैं जिसके अंतर्गत सामंत होते हैं, और थर्ड स्टेट से 600 लोग जाते हैं। अब ये नेशनल असेंबली में जाने के बाद बड़े बड़े प्रोफेसर वहां पहुंचते हैं और उनका मानना था, थर्ड स्टेट के लोगों का मानना यह था कि इस बार जो भी डिसीजन होगा सबके वोट का वैल्यू 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा किसी का वैल्यू, और बहुमत के आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। जिसको लेकर के कलर्गी और नोबेलिटी ने मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद जो थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर थे उन्होंने असेंबली को वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट करने के बाद इन लोगों ने एक इंडोर असेंबली वर्साइल में एक असेंबली किया और वहां पे ये लोग गैदर हुए, इकट्ठा हो गए। उसके बाद से क्या होता है, 20 जून को ये लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद से क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को एक रूमर फैलता है कि राजा अपना मिलिट्री भेजने वाला है और कत्लेआम होने वाला है, जिसको लेकर के फ्रांस के अंतर्गत महिलाएं और पुरुष 7000 के करीब इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद कई सारे सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ देते हैं, और एक बास्टिल, एक जेल खाना होता है, उसको भी तोड़ देते हैं, और उसमें से 7 कैदियों को रिहा करते हैं। इस भयानक स्थिति को देख करके राजा किंग लुइस ने, गौर से सुनिएगा, इस भयानक स्थिति को देख करके राजा किंग लुइस ने
1791 में इस बात पे राजी हो गया कि ठीक है, मेरे जो राइट्स हैं, मेरे जो अधिकार हैं, उसके ऊपर लगाम लगेंगे। मैं एब्सोल्यूट नहीं रहूंगा, मेरा पावर एब्सोल्यूट नहीं रहेगा, मेरे पावर पे जो है अंकुश लगेगा। और वो इस बात से राजी हो गया। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से कई सारे रिफॉर्म किए गए, कई सारे रिफॉर्म किए गए। जो फ्यूडलिज्म था उसको खत्म किया गया और 25 साल के सिटीजन को राइट टू वोट दे दिया गया, जो 3 दिन के मजदूरी से ज्यादा जिनका इनकम था, और फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया और इक्वालिटी दिया गया। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ? किंग लुइस 16 को यह शंका था कि मेरा शासन जाने वाला है, मेरा शासन खत्म होने वाला है। उसी दौरान वह प्रसा के किंग से नेगोशिएशन करता है, यानी समझौता करता है गुप्त तरीके से, और बताता है कि मेरी सत्ता जाने वाली है, मुझे बचाने की कोशिश करो। इसका खबर थर्ड स्टेट के असेंबली को पता चलता है कि प्रसा हमला करने वाला है। लोग जो है इकट्ठा होते हैं, थर्ड असेंबली के मिलिट्री में शामिल होते हैं, और जो एक सॉन्ग जो उस समय लोग गाते हैं, राष्ट्र का सॉन्ग था मार्सिले जो सॉन्ग था उसको गाते हैं। जैसे कि भारत में है ना एक सॉन्ग देशभक्ति का, मर मिटेंगे अपने देश के लिए, देश को झुकने नहीं देंगे, हम आगे बढ़ेंगे और दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। उसी तरीके से एक सॉन्ग वहां पे गाया गया और लोग मिलिट्री में शामिल हुए, और शामिल होने के बाद राजा ने जो भी चाल चला था, जो भी वो अपनाने की कोशिश कर रहा था, उसको परास्त किया। और परास्त करने के बाद असेंबली ने 21 सितंबर 1792 को गौर से सुनिएगा, 1792 को डिक्लेयर किया कि फ्रांस जो है अब जो है फ्रांस में मोनार्की नहीं रहेगा, अब लोकतंत्र रहेगा। और लोगों ने कोर्ट बना करके और शाही घराने के, यानी कि राजा के घराने के लोगों को जेल भिजवा दिया। और जेल भिजवाने के बाद 21 जनवरी 1793 को किस तारीख को? 21 जनवरी 1793 को फ्रांस की जनता ने किंग लुइस 16 को पूरे बाजार में, पूरे पब्लिक में फांसी पे चढ़ा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 1793 में फ्रांस जो है लोकतंत्र बन जाता है, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि फ्रांस पूरी तरीके से आजाद हुआ था 1848 में, तो बीच में कौन सा घटना घटा? 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है, फ्रांस की शासन को अपने हाथ में ले लिया। और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस की शासन को अपने हाथ में लेने के बाद जो लोकतंत्र था उसको कुचल दिया, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और अपने आप को फ्रांस का इंपीरियर घोषित किया, अपने आप को फ्रांस का बादशाह घोषित किया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और 1804 में सिविल कोड लागू किया, और उस सिविल कोड के अंतर्गत कई सारे नियम बनाए। जैसे उसने जो फ्यूडल सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। जो सामंती व्यवस्था था उसको खत्म किया। उसके बाद कई सारे लोगों को राइट टू वोट दिया। तीसरा उसने किया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और एक कानून बनाया जिसके अंतर्गत सारे लोग एक बराबर रहें कानून के नजरों में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से नेपोलियन ने लोकतंत्र को खत्म करने के बाद मोनार्की अपनाया और कई तरह के रिफॉर्म को जो है उसने एडॉप्ट किया।
तो मैं समझता हूं कि आज के लिए ये वीडियो काफी है। अब आगे का जो वीडियो है मैं उसमें बताऊंगा कि नेपोलियन का अंत कैसे होता है और फिर फ्रांस आजाद कैसे होता है। इसके बारे में आपको अगले वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पे बिल्कुल ही बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब